कि एपीसी के लिए बहुत सारे एजेंडाज हैं, हुकूमत के पास बहुत सारे नुकात हैं जिन पे बात होनी चाहिए और जिन पे हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी आप कह रही हैं कि वाजे नहीं हो रही, चाहे वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से है या कोरोना के मामले को लेकर है। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कल बड़ा एक अच्छा ऑब्वियसली एक खुशकुन इक़दाम था कि वज़ीर आज़म साहब पार्लियामान आए, कौमी असम्बली आए। बड़े अरसे से लोग चाहते थे कि वो आएँ और उनको बात भी करने दी गई, क्योंकि कल उन्होंने ये गिला भी किया कि जी मैं आता था तो शोर करते थे, मुझे तकरीर नहीं करने दी जाती थी। तो ये क्या ही अच्छा हो कि हुकूमत खुद से इस मामले को इनिशिएट करे और अपोजिशन या अवाम जो पॉलिसीज देखना चाहते हैं इस हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब उस पर खुद उन पार्लिमानी अपोजिशन रहनुमाओं को ऑन बोर्ड लें, बजाय इसके कि अपोजिशन जो है वो एपीसी बुलाने के लिए अलग से एक जो है वो इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म साहब ने अगर कल आगाज़ किया, उनके एक दो जुमले ऐसे थे तकरीर में, सो आपको नहीं लगता कि इस पर खुद हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम उठाना चाहिए? मेरे ख्याल से आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में जिस किस्म की माहौल में की उन्होंने, वो भी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि कोई अपोजिशन का इस वक्त शोर शराबा नहीं था, खामोशी से उन्होंने सुना। और मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर ने भी उसमें आई थिंक जब आप एक जुमला अगर आप याद करें तो जब अपोजिशन को उन्होंने कहा तो रिस्पेक्टेड या रिस्पेक्टेबल अपोजिशन कहा उसको, और कुछ कई अपनी तकारीर में काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं जो ऑपोजिशन के बारे में, वो उन्होंने कल नहीं इस्तेमाल किए। मेरे ख्याल अलामती तौर पे तो यही काफ़ी होना चाहिए था। अब अगर ऑपोजिशन ने उसके जवाब में इस बात को ज़रूरी समझा है कि वो एपीसी करें। और वैसे वलीद इकबाल साहब, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा चेंज है, बड़ा पॉजिटिव चेंज था। आपने जैसे कहा कि रिस्पेक्टेड ऑपोजिशन भी कहा, फिर ये भी कहा कि भाई यहाँ जो लोग बैठे हैं, ये ऑपोजिशन के जो लोग हैं, इनसे मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। ये दिस वाज वेरी अनलाइक प्राइम मिनिस्टर। माजी के जो उनके बयानात हैं वो बड़े डिफरेंट थे। तो ये इस चेंज की कोई ख़ास वजह है? नहीं, इसका जवाब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही आपको आएगा अगर ऐसी कोई बात है। मेरे ख्याल में हो सकता है, मैं गैस ही कर सकता हूँ, मेरे ख्याल में शायद उनके जहन में ये हो कि जिस किस्म की इस वक्त एक इम्तिहान से हम गुजर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर महाज आराई ना की जाए तो बेहतर है। और अगर आप ये देख लें कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर ये जेस्चर हुआ है जो आपने भी खुद ऑब्जर्व की है सारी उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जी, तो जो अपोजिशन है, अब आप बॉल उनके कोर्ट में होना चाहिए और है भी, क्योंकि आप अगर अब देखें कि उन्होंने खामोशी से सुनने के अलावा और उन्होंने कोई इकदाम नहीं लिया। जो इकदाम लिए हैं वो आपने बता दिए हैं, वो क्या है। उन्होंने एपीसी कॉल की है, वो कह रहे हैं कि जी हम बजट को मुस्तरद करते हैं वगैरह वगैरह। अब मैं नहीं तवक्को करता कि ऐसी कोई मुश्किलात का सामना होगा। संडे को बजट पे वोट होगा और गवर्नमेंट के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। यहाँ तो ऐसे ही गवर्नमेंट्स भी आई हैं जिनके पास एक एक वोट की मेजॉरिटी थी, हमारे पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। लोग बड़ी उम्मीदों से तब्दीली लाए थे, क्या पंजाब में वजीर आला और कोई हुकूमत है? क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे सवाल जो हैं वो अदालत के चीफ जस्टिस साहब के इन रिमार्क्स से सामने आए हैं। नहीं, ये जब अदालत में मामले की समाअत हो रही होती है तो ये तो एक रूटीन होती है कि मकालमा चलता रहता है कोर्ट का विद द लॉयर्स। उसका ज़रूरी नहीं ये मतलब हो कि वो किसी फैसले का हिस्सा है या कोई ऐसी हतमी ऑब्जर्वेशन है या कोई किसी किस्म का एक ऐलान है, डिक्लेरेशन किसी फैक्ट की या किसी हतमी सिचुएशन की। तो ये तो ऐसे रिमार्क्स और मकाले, और कई बहुत से केसेस में इस तरह ही होता है कि रिमार्क्स आप सुन रहे हो तो लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है और फिर एंड में फैसला बिल्कुल कुछ और आ जाता है जब एक्चुअल फैसला। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा ना कि बज़ाहिर मुल्क में कोई इदारा काम ही नहीं कर रहा है और हर इदारे का हाल एनडीएमए जैसा है। एनडीएमए वो इदारा जो ऑब्वियसली इस पेंडेमिक में भी बराह रास्त इसको डील कर रहा है। सो ये तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है। एक्चुअली जी मैं तो अपना एनडीएमए की एक तफसीली प्रेजेंटेशन को भी और उनके दफ्तर में जाके मैं उस पर कुछ पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने बुलाया हुआ था 4 या 6 रोज कबल, और मैं उस पर मौजूद था। मैं तो यही उसमें राय दे सकता हूँ कि जी मुझे तो बिल्कुल वो तसल्ली बख्श लगा। और मेरे पास जो अदाद शुमार हैं और जो कि हुकूमत की और एनडीएमए की वेबसाइट पर भी पाए जाते हैं, हम शुरू कहाँ से हुए थे
और जब ये मार्च में या फरवरी में ये सिलसिला पाकिस्तान की तरफ आया था, और अब कहाँ पे हैं? हाँ, वो लैब्स की तादाद हो जो 1 या 2 3 थी और अब वो 100 से ज़्यादा हो गई हैं, हाँ वो बेड्स की तादाद हो, हाँ वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी हो, हाँ वो क्वारंटीन सेंटर्स और फील्ड हॉस्पिटल्स का सिलसिला हो, हाँ वो वेंटिलेटर्स की जो है फराहमी या अवेलेबिलिटी हो। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो मैं इंफॉर्मेशन रखता हूँ और जितना मैंने देखा है, हमने बहुत तरक्की की है इस मामले में, बहुत इकदाम मुस्बत लिए हैं एनडीएमएस के समेत और भी दीगर इदारों ने। और ये कहना आसान होता है जब अपोजिशन के कोई अफराद बैठे हों कि जी ये नुक्स है पॉलिसी में, वो नुक्स है पॉलिसी में, या अप्रोच गलत है। लेकिन मेरे ख्याल डॉक्टर जफर मिर्जा थे जिन्होंने कहा था, और मैं उनसे एग्री करता हूँ, कि भले वो आज ऑपोजिशन में बैठ के ये कह रहे हों, अगर वो हुकूमत में होते तो इसी तरह के फैसले कर रहे होते कि जो हम तनी हुई रस्सी के ऊपर गामजन है, टाइट रोप के ऊपर, कि हमें लाइवलीहुड्स को भी बचाना है और लाइफ्स को भी बचाना है। तो क्या, और लॉकडाउन अगर एक तस्वर है तो वो कितना सस्टेनेबल है गरीब मुल्क के लिए। ओके अच्छा, अब ये जो आपने कहा ना राना साहब, ये वलीद इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं कि ये अदालत के एक समाअत के दौरान के रूटीन के रिमार्क्स होते हैं, इनका फैसले से कोई ताल्लुक नहीं होता, शायद आप इससे इत्तफाक करें क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के दौर में भी ऐसे बहुत सारे रिमार्क्स आते थे। अब एक और मामला जो आज हम देख रहे थे, अदविया साज कंपनी वाला, उसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हुकूमत खुद कुछ नहीं करती, फैसले हमारे गले में डाल देती है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान में अद्वियात साजों का एक बहुत बड़ा माफिया है। तो आप इस चीज से तो अग्री करते हैं कि खुद वजीर आजम साहब भी जो बरमला ये बात करते हैं कि जी हमारा मुकाबला है बहुत सारे माफिया से, उनको टेक ऑन किया हुआ है, ये बहुत मुश्किल काम है। आज उसमें से एक माफिया का जिक्र तो अदालत में भी हो गया। सो इतने सारे माफियाज और इतने सारी चीजों के दौरान अगर ये हुकूमत काम कर रही है, सो आप थोड़ा सा क्रेडिट नहीं देते? वो तो कहते हैं कि जी हम माफियाज को एक्सपोज भी कर रहे हैं। सादिया, मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये जो बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ये मुझे तो समझ नहीं आती है। इनके आसपास सारे माफियाज इनके आसपास इकट्ठे हुए हैं और वो सारे के सारे ये उनके पैटर्नाइज कर रहे हैं, उनको किस तरह ये छूट दे रहे हैं। अभी मुझे बताएं, ये कभी आज तक हुआ है कि जिस तरह अभी मेडिसिन का हुआ है, ये मैं आपको बताऊं, ड्रैप जो है वो एक जापान कि एक उन्होंने कोई वैक्सीन निकाली है या मेडिसिन को टेबलेट की सूरत में, तो वो सुना है कि बड़ी इफेक्टिव है। तो यहाँ 10 कंपनियों ने अप्लाई किया कि हम यहाँ बनाते हैं, तो इन्होंने उसको सारी अप्रूवल दे के, लेकिन नोटिफिकेशन 15 दिन से नहीं हो रहा उनका, क्योंकि कोई मुझे बताएं कि जो वहाँ पे हेल्थ के इंचार्ज हैं वो इस माफिया का हिस्सा नहीं है क्या? जो पेट्रोलियम के इनके एडवाइजर हैं वो पेट्रोलियम में उनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? रजाक दाऊद के कन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट नहीं है क्या? जहांगीर तरीन के नहीं थे क्या? खुसरू के नहीं है? कौन कौन से नाम मैं लूं जो इनके पास नहीं है? यहाँ लोग कहते हैं कि जी बहुत सारी ऐसी लैब हैं जिनमें कुछ मुतलका जो हैं पॉलिटिशियन जो हेल्थ के मुतल्लिक है उनके हिस्से हैं। ये तो आम बंदा बात कर रहा है। तो ये तो एक अनारकी फैली हुई है, कोई इदारा काम नहीं कर रहा। क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है? क्या दूसरे इदारे नहीं कह रहे? क्या बिजनेसमैन नहीं कह रहे? क्या कौन सा बंदा, कौन सा तबका है जो ये कह नहीं रहा कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है? कल किसी ने मुझे भेजा कि वो 400% का फर्क था कि क्या 2018 में क्या था, दाल की क्या कीमत थी, गोश्त की क्या कीमत थी, मुर्गी की क्या कीमत थी, पेट्रोल की क्या। अभी मैं पढ़ रहा हूँ सर, अभी भी है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का जी वो सिफारिश की गई है ओगरा की तरफ से। ये सारी फ्रॉड नहीं है कि आपने जरा उधर पॉलिसी रेट कम किया, 8 पे ले आए या 7 पे ले आए, 8 पे ले आए स्टेट बैंक, तो उधर 7% हो गया। जो बाहर मुफ्त तेल मिल रहा है उसको पिछले दिनों में आपने चंद कम, वो भी कम होना चाहिए था बहुत ज्यादा, लेकिन आपने उसमें भी अपने 50-60 रुपए रख लिए रेवेन्यू के लिए। तो आज आप मैं पढ़ रहा हूँ 25 रुपए, 30 रुपए, 23 रुपए का इजाफा पर लीटर। तो मैं समझता हूँ कि क्यों मजाक कर रहे हैं कौम के साथ? इनसे अगर नहीं चलती किसको, मतलब देखिए, अगर हमें 2013 में
जब हमारी गवर्नमेंट आई हमें पता था बिजली नहीं है, 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, हमने बिजली देनी है, हमने वादा किया था। हमें नहीं पता था कि रिजर्व 3 या 4 अरब डॉलर रह गए हैं। क्या हमें नहीं पता था जीडीपी जो है वो 3% पे खड़ी है, आ गई है या 2.5 पे थी? क्या सर इसमें एक चीज और भी है ना, राणा साहब इसमें एक चीज और भी है ना कि बहुत सारे चले इदारों की अगर बात कर लें जिनको हम कहते हैं कि जी वाइट एलिफेंट्स बन गए हैं और बहुत नुकसान जो है अरबों रुपए का उन्होंने मुल्क की इकोनॉमी को पहुंचाया है। उसमें से एक मिसाल पीआईए की पिछले दिनों गुलाम सरवर खान ने कहा कि जी 30% जो पायलट्स हैं वो जाली डिग्रियां या लाइसेंस मशकूक हैं। वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया पे भी चीज़ पिक हुई, लेकिन बजाय इसके कि इसके बाद अपोजिशन ये कहती कि भाई इनको फौरन से फारिग किया जाए, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये माजी के अदवार में भर्तियां हुई हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब आपकी जमात के सेनेटर हैं, वो खड़े होकर कहते हैं कि जी जो भी है इनको नौकरियों से नहीं निकालना चाहिए। तो ये भी गलत अप्रोच है कि बजाय इसके कि अपोजिशन उस चीज़ को सपोर्ट करे और ये कहे कि अगर ऐसा हुआ भी है आपके दौर में या हमारे दौर में, निकालें उनको, वो कौमी खजाने पे नुकसान उठाना पड़ा उनकी वजह से। मैं आज भी कहता हूँ हमारे टाइम पे भी डिग्रियां चेक की गई और वो प्रोसेस जारी था और आज भी हम कहते हैं। लेकिन आज इनका जो रवैया है, जो आज इनकी बातें हैं वो अपोजिशन वाली हैं।